23 जून 1980 की सुबह दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक पिट्स S-2A एरोबैटिक प्लेन आसमान में उड़ा। तेज रफ्तार और खतरनाक करतबों से आसमान जैसे कांप रहा था, लेकिन अचानक लो एल्टीट्यूड पर एक ट्रिक गलत हो गई। प्लेन बेकाबू हो गया और कुछ ही पलों में रनवे के किनारे जा टकराया। उसी छोटे से प्लेन में बैठे थे भारत की सियासत के सबसे विवादित चेहरों में से एक, संजय गांधी। संजय गांधी वो शख्स जिसने हिंदुस्तान की राजनीति की तस्वीर बदलने की हिम्मत की थी। अगर उस रोज उनकी मौत इतनी अचानक न हुई होती तो शायद आज सत्ता का नक्शा ही और होता। शायद न भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर होती और न ही राहुल गांधी राजनीति में कदम रखते। संजय गांधी का नाम सुनते ही कई चेहरों पर गुस्सा और कईयों पर डर साफ झलकता है। वो दौर जब लाखों से भी ज्यादा भारतीय पुरुषों की जबरन नसबंदी कराई गई। उनके एक हुक्म पर तुर्कमान गेट पर लोगों के घर चकनाचूर कर दिए गए और उन घरों के मासूम लोगों को भी नसबंदी के लिए घसीटा गया। जब विरोध की आवाजें उठीं तो पुलिस की गोलियों ने 400 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। पूरा सिस्टम टारगेट्स पर चल रहा था। सीएम्स और कमिश्नर्स पर दबाव डाला गया। जिसने अपने इलाके में ज्यादा नसबंदी कराई उसे इनाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो सरकारी अध्यापकों तक की नौकरी छीन ली गई। साफ कह दिया गया, पहले नसबंदी कराओ फिर काम पर लौटो। पर सवाल यह है, क्या हमें पूरी सच्चाई कभी बताई भी गई या फिर हमेशा एक चुनिंदा सच हमारे सामने रखा गया ताकि असली तस्वीर पर पर्दा डाला जा सके? क्या वाकई संजय गांधी वही खलनायक थे जैसा हमें सुनाया गया? यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उस वक्त की है जब सत्ता, डर और फैसलों ने हिंदुस्तान की किस्मत का रुख बदल दिया था। 14 दिसंबर 1946 दिल्ली की ठंडी सुबह जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर दूसरा बेटा जन्मा। नाम रखा गया संजय गांधी। उनसे बड़े थे राजीव गांधी जो हमेशा पढ़ाई और एकेडमिक्स में गहरे डूबे रहते थे। लेकिन संजय का रास्ता अलग था। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में पढ़ाई के बाद कुछ वक्त के लिए वो स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल भी भेजे गए। भाई राजीव जहां पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन पहुंच गए, वहीं संजय ने किताबों से दूरी बना ली और अपने बचपन के शौक को करियर बना लिया। वो शौक था तेज रफ्तार गाड़ियां। स्पीड ही असली नशा है। शायद यही सोचकर संजय ने इंग्लैंड में रोल्स रॉयस ज्वाइन कर लिया। लेकिन हकीकत यह भी थी कि यह मौका उन्हें किसी टैलेंट टेस्ट से नहीं मिला। असल में उनकी एंट्री का टिकट था उनका सरनेम। वो थे नेहरू के पोते और इंदिरा गांधी के बेटे। रोल्स रॉयस में 3 साल तक इंटर्नशिप चली, लेकिन 1968 में डिग्री पूरी के बिना ही वो इंडिया लौट आए और दिल्ली के पास एक छोटे से गैराज में गाड़ियों की धूल धक्कड़ में जुट गए। यहीं से शुरू हुआ उनका पहला बड़ा सपना। हर मध्यम वर्गीय भारतीय के घर में एक कार होनी चाहिए। सिर्फ 2 साल बाद यानी 1970 में उन्हें छोटा और सस्ता कार बनाने का लाइसेंस मिल गया। नाम रखा मारुति। इसे प्रमोट किया गया पीपल्स कार कहकर। लेकिन जैसे ही यह सपना बढ़ा वैसे ही उस पर विवादों की परतें चढ़ने लगीं। सबसे पहले सवाल उठा, बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री या अनुभव के उन्हें सरकारी अप्रूवल आखिर मिला कैसे? जब मीडिया ने दबाव डाला तो इंदिरा गांधी ने साफ कहा, संजय का विजन हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए मिसाल बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने संजय को फैक्ट्री लगाने में पूरा साथ दिया। उन्होंने दुदेड़ा गांव की जमीन चुन ली। किसानों से उनकी जमीनें दबाव में छोड़वाई गईं और बदले में दी गई कीमत बेहद कम थी। ऊपर से यह जगह भारतीय सेना की एम्यूनिशन डिपो के बिल्कुल पास थी, जहां नियम साफ था, 100 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन यहां तो नियम ताक पर रख दिए गए। सेना का डिपो ही वहां से हटा दिया गया। फैक्ट्री बनने के बाद बारी आई फंडिंग की। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से उन्हें बेहद कम ब्याज पर लोन मिल गया, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी पेपर के। लेकिन इतने फेवर और सपोर्ट के बावजूद भी प्रोजेक्ट डगमगाने लगा। 2 साल भी नहीं हुए थे और सब कुछ टूटने लगा। तब भारत के वित्त मंत्री सी सुब्रमण्यम ने
उनसे फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी। संजय ने जवाब दिया, यह बिजनेस करने का पुराना तरीका है, मैं इस तरह काम नहीं करता। सुब्रमण्यम भड़क गए और इंदिरा गांधी से मीटिंग कर साफ कहा, आपके बेटे को बिजनेस की जरा भी समझ नहीं है। यह प्रोजेक्ट देश के पैसों की बर्बादी है। वित्त मंत्री ने बैंक फंडिंग रोक दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह सब नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने बेटे के सपने पर भरोसा किया, भले ही पूरा मुल्क इसे सत्ता का दुरुपयोग कह रहा था। क्या यह एक दूरदर्शी विजन था या फिर सत्ता के नाम पर रचा गया सबसे बड़ा छल? यह कहानी सिर्फ एक कार की नहीं, बल्कि उस वक्त की है जब एक बेटे का जुनून, एक मां की ताकत और पूरे सिस्टम का दबाव मिलकर हिंदुस्तान को एक नए मोड़ पर ले आया। एक तरफ मारुति का सपना जमीन पर टूट चुका था और दूसरी तरफ संजय गांधी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दिसंबर 1973 की एक कॉकटेल पार्टी में उनकी मुलाकात मेनका आनंद से हुई। उस वक्त मेनका सिर्फ 17 साल की थी और मॉडलिंग कर रही थी। पहली मुलाकात में ही संजय उन पर मोहित हो गए। मुलाकातें बढ़ीं और फिर 23 सितंबर 1974 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन उनकी शादी की खुशियां लंबे वक्त तक नहीं टिक पाईं, क्योंकि संजय का ध्यान फिर लौट गया अपने डूबते प्रोजेक्ट मारुति पर। हालात ऐसे थे कि बैंक लोन भी अब कम पड़ने लगे थे। तभी इमरजेंसी लगी और संजय ने इस वक्त का फायदा उठाकर MIA, COF और POS जैसे कड़े कानूनों का डर दिखाया। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक को दबाव डालकर मजबूर किया गया कि वे मारुति के शेयर खरीदें। इन्वेस्ट करो वरना जेल जाना पड़ेगा, यही मैसेज हर किसी को दिया गया। ब्लैकमेल, धमकियां और गिरफ्तारी के डर से उन्होंने करोड़ों जुटा ली। लेकिन नतीजा ये निकला कि 60 करोड़ लगाने के बाद भी मारुति 6 साल में सिर्फ 21 कारें बना सका, और वो कारें भी प्रोजेक्टेड कीमत से 4 गुना महंगी 24,000 रुपए की। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और कांग्रेस चुनाव हार गई। तब इस प्रोजेक्ट की जांच के लिए जस्टिस AC गुप्ता को नियुक्त किया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, मारुति को अप्रूवल मेरिट पर नहीं, सिर्फ संजय गांधी के राजनीतिक प्रभाव के कारण मिला। जमीन के अधिग्रहण से लेकर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने तक हर जगह सत्ता का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कागजों पर मारुति का नाम जिंदा रहा। फिर आया 1981। सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड बनाने का फैसला किया और विदेशी कंपनियों से हाथ मिलाने की तैयारी शुरू की। फॉक्सवैगन और सुजुकी से बातचीत हुई और आखिरकार 1982 में डील सुजुकी के साथ फाइनल हुई। अगले ही साल हिंदुस्तान की सड़कों पर उतरी मारुति 800 और वहीं से इस ब्रांड की कहानी बदल गई। लेकिन संजय गांधी की विरासत में यह हमेशा दर्ज रहा, मारुति उनके लिए एक नाकाम सपना था और यह उनकी आखिरी कंट्रोवर्सी नहीं थी। इससे भी बड़ा तूफान आया 25 जून 1975 को, जब पूरे देश में इमरजेंसी लागू हुई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें गरीबी हटाने और समाज सुधार की बातें थीं। लेकिन इसके साथ ही लोगों की आजादी छीन ली गई। जो विरोध करता उसे जेल में डाल दिया जाता, प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई और अखबारों के दफ्तरों में तक बिजली काट दी जाती। इसी अराजक माहौल में संजय गांधी ने पेश किया अपना 5 सूत्रीय कार्यक्रम। कागज पर यह शानदार दिखता था। फैमिली प्लानिंग, पेड़ लगाना, दहेज प्रथा खत्म करना, जातिवाद मिटाना और ईच वन टीच वन, यानी हर पढ़ा लिखा इंसान किसी अनपढ़ को शिक्षा दे। लेकिन असली तस्वीर बहुत अलग थी। आदेशों को लागू कराने के लिए दबाव और धमकी का इस्तेमाल किया गया। बड़े बड़े अफसर, मंत्री और यहां तक कि जज भी उनके आदेश न मानने पर कुर्सी से हटा दिए गए। IAS आनंद स्वरूप, जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा, दिल्ली के चीफ जस्टिस, ऐसे कई नाम थे जिन्हें या तो जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया गया या समय से पहले रिटायर कर दिया गया। और इसी दौरान संजय गांधी ने दिया अपना सबसे विवादित आदेश, लाखों लोगों की जबरन नसबंदी। क्या यह सुधार था
या फिर जनता पर थोपा गया सबसे काला अध्याय? यही वो फैसला था जिसने सिर्फ संजय गांधी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की छवि को भी हमेशा के लिए बदल दिया। संजय गांधी ने उस वक्त एक ऐसा कैंपेन शुरू किया जिसने पूरे मुल्क की राजनीति को हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा नसबंदी मिशन छेड़ा, इतना बड़ा कि उनकी ही पार्टी के बड़े नेता मोरारजी देसाई और जगजीवन राम भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन संजय गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका साफ कहना था, साल 1980 तक देश की जन्म दर 1.4 होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस टारगेट को पाने के लिए उन्होंने हर तरीका आजमाया। सरकारी कर्मचारियों को लालच दिया गया, अगर नसबंदी कराओ तो 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह मिलेगी। जिन लोगों ने लोन के लिए बैंक में पेपर्स लगाए थे, उनसे कहा गया, लोन चाहिए तो पहले नसबंदी कराओ। राजस्थान में जिन कर्मचारियों के 3 से ज्यादा बच्चे थे, उनकी नौकरी छीन ली गई। अल्टीमेटम दिया गया, ऑपरेशन करवाओ वरना नौकरी खत्म। उत्तर प्रदेश में तो हद हो गई। वहां के सरकारी टीचर्स की सैलरी रोक दी गई। उन्हें साफ कह दिया गया, जब तक सर्टिफिकेट नहीं लाओगे तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। यानी उस दौर में नसबंदी का कागज एक पासपोर्ट की तरह बन चुका था। जिसके पास था वही नौकरी कर सकता था और जिसके पास नहीं, उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। इस ड्राइव को और तेज करने के लिए संजय गांधी ने राज्यों के सीएम्स को टारगेट्स थमा दिए। अल्टीमेटम यही, चाहे जो करना पड़े, नंबर पूरे होने चाहिए। अब ये डर था या चापलूसी, लेकिन सीएम्स और उनके अफसर किसी भी हद तक चले गए। लोगों को रास्ते से उठाया जाने लगा। कोई दफ्तर जा रहा हो, कोई खेतों में काम कर रहा हो, जवान हो या बूढ़ा, शादीशुदा हो या कुंवारा, सबको पकड़कर कैंप में लाया जाता। हालात ऐसे हो गए कि लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे। फिर भी पुलिस घरों में घुसकर लोगों को घसीट लाती और जो विरोध करते उन्हें लाठियों और गोलियों का सामना करना पड़ता। कई जगह प्रोटेस्ट हुए और कई लोगों की जान भी गई। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद हजारों लोग इन्फेक्शन का शिकार हुए, कई की मौत भी हुई। जब इंदिरा गांधी से इस पर सवाल हुआ तो उनका जवाब ठंडा और कठोर था। इतने बड़े कैंपेन में छोटे मोटे हादसे होना तो आम बात है। यह साफ कर देता है कि वो पूरी तरह संजय गांधी के फैसले के साथ खड़ी थी। संजय गांधी का रवैया भी वैसा ही था। जिन शहरों और गांवों से अच्छे नंबर मिले, वहां के कमिश्नर्स को उन्होंने गोल्ड मेडल्स देकर नवाजा। उनके लिए यह एक मिशन था जिसे हर कीमत पर पूरा करना था। अब हकीकत यह भी है कि इससे पहले सरकार कई बार फैमिली प्लानिंग का ढोल पीट चुकी थी। 1951 से लेकर 75 तक 5 पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन नतीजे मामूली थे। इतने सालों में सिर्फ 70 लाख नसबंदी हुई। लेकिन जैसे ही संजय गांधी ने अपनी सख्त ड्राइव शुरू की, आंकड़े आसमान छू गए। अकेले साल 1975 में 13 लाख, 1976 में 26 लाख और 1977 में 81 लाख नसबंदी कराई गई। संख्या के हिसाब से यह कैंपेन सक्सेसफुल कहा जा सकता है, लेकिन सियासत में यह उनके लिए एक बड़ा हादसा साबित हुआ। लोग इसे जबरदस्ती का प्रतीक मानने लगे। राजनीति में उनकी छवि बदल गई और जमीनी हकीकत में यह कदम एक भारी तबाही से कम नहीं था। जैसा कि लोग उस दौर में कहते थे, नौकरी चाहिए पहले नसबंदी, लोन चाहिए पहले नसबंदी, तनख्वाह चाहिए पहले नसबंदी। और यही जिद, यही सख्ती आखिरकार संजय गांधी के करियर पर एक गहरी छाप छोड़ गई। संजय गांधी के फैसलों का असर अब साफ दिखने लगा था। नसबंदी कैंपेन से नाराज जनता और खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स उनसे किनारा करने लगे। आजादी के करीब 30 साल बाद साल 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि देश में एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी। यहीं से राजनीति की दिशा बदल गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत में नई नई पार्टियां खड़ी होने लगी। इसी दौर में जनता पार्टी से बीजेपी निकली और धीरे धीरे वही कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन गई। लेकिन संजय गांधी का विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। उनका दूसरा बड़ा कदम था दिल्ली की पुरानी बस्तियों को मिटा देना। अशोक चक्रवर्ती की किताब द स्ट्रगल विद इन के मुताबिक साल 1976 में जब संजय गांधी तुर्कमान गेट के पास पहुंचे तो उन्हें वहां की झुग्गी झोपड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं आईं। ज्यादातर लोग रिक्शा चलाकर या सब्जी बेचकर गुजर बसर करते थे। संजय गांधी ने इसे सिटी ब्यूटिफिकेशन का नाम दिया
और आदेश दे दिया, यहां से इन झुग्गियों को हटाओ। कुछ ही दिनों में बुलडोजर पहुंचे। पहले बाहरी इलाका साफ किया गया, फिर लोगों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कैंपों में ले जाया जाने लगा। नाराजगी तेजी से बढ़ी। तुर्कमान गेट से शुरू हुआ यह गुस्सा जामा मस्जिद, और 19 अप्रैल को हालात इतने बिगड़े कि पुलिस ने सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। घंटों तक चली इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। किताबों के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। जख्मी लोगों को सड़क से उठाकर बुलडोजरों में डालकर दूसरी जगह फेंक दिया गया। सालों बाद शाह कमीशन की रिपोर्ट आई। उसमें साफ लिखा गया कि इस पूरे हादसे के जिम्मेदार संजय गांधी, कमिश्नर जगमोहन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रीतम सिंह मंदिर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल तामता थे। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से किसी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तुर्कमान गेट के बाद भी संजय गांधी नहीं रुके। उन्होंने दिल्ली की और भी बस्तियों को गिराने का आदेश दे दिया। हजारों लोग मजबूर होकर शहर छोड़कर बाहर जाने लगे। लेकिन उस वक्त मीडिया चुप था। न टीवी ने न अखबारों ने इन घटनाओं को सामने रखा। सब कुछ दबा दिया गया। उल्टा मीडिया दिन रात संजय गांधी की इमेज चमकाने में लगा रहा। उनके 5 पॉइंट प्रोग्राम को प्रमोट किया गया। हर दीवार पर उनके पोस्टर चिपकाए गए। यह हालात देखकर लोग कहने लगे, यह आदमी बिना किसी आधिकारिक ताकत के भी पूरे सिस्टम को चला रहा है। उस वक्त संजय गांधी को इंडिया का डिफैक्टो लीडर कहा जाने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें इंदिरा गांधी के बाद भारत का दूसरा सबसे ताकतवर नेता बताया। और यह सब हो रहा था जब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। सोचिए, उस उम्र में जब लोग अपनी पहली नौकरी खोज रहे होते हैं, संजय गांधी बिना एक भी चुनाव लड़े पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख चुके थे। सिर्फ एक पहचान के सहारे, इंदिरा गांधी का बेटा। उसी पहचान और पावर के गलत इस्तेमाल से उन्होंने अपने आप को एक बेताज बादशाह की तरह खड़ा कर लिया था। जैसा कि उस दौर के लोग दबे स्वर में कहते थे, ये शख्स चुनाव से नहीं, आदेश से नेता बना है, और उसके आदेश सवाल नहीं, सीधे हुक्म होते हैं। संजय गांधी अकेले इस खेल के खिलाड़ी नहीं थे। उनका हाथ थामे खड़े थे हरियाणा के सीएम बंसीलाल, इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन, जो आगे चलकर कांग्रेस में शामिल होकर राज्यसभा सांसद भी बने, और विद्याचरण शुक्ला, जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल किया। लेकिन साल 1977 का जनरल इलेक्शन कांग्रेस के लिए तबाही लेकर आया। जनता पार्टी ने 295 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 154 पर सिमट गई। खुद इंदिरा गांधी हार गईं और कांग्रेस की दशकों की पकड़ पहली बार हिल गई। लेकिन हार मान लेना संजय गांधी के खून में नहीं था। इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने अपनी इमेज को फिर से चमकाने की कोशिश शुरू की। इंडियन यूथ कांग्रेस को उन्होंने एक नए सिरे से खड़ा किया और धीरे धीरे युवा नेताओं पर उनकी गहरी पकड़ बनने लगी। साल 1980 आते आते ये पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उस जनरल इलेक्शन में खुद संजय गांधी अमेठी से सांसद बने और करीब 130 युवाओं को टिकट दिलवाया। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर जीत भी गए। उसी साल इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी और संजय गांधी को कांग्रेस के 4 जनरल सेक्रेटरी में जगह दी गई। अब संजय सिर्फ प्रभावशाली बेटे की छवि से बाहर निकलकर असली पावर सर्कल में एंट्री कर चुके थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी थी। लोकसभा चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने 9 गैर कांग्रेसी राज्यों की सरकारें गिरा दी और फिर से चुनाव करवाए। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे भी संजय गांधी का ही दिमाग था। इन री इलेक्शंस में संजय गांधी का रोल सिर्फ सलाहकार तक सीमित नहीं था। टिकट किसे मिलेगा, रणनीति क्या होगी, किस तरह चुनाव लड़ना है, सब उनके कंट्रोल में था। और नतीजा ये निकला कि 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन गईं। वहां सीएम भी वही बने जिन्हें संजय गांधी ने चुना। यह उनका अपना पॉलिटिकल रिवॉर्ड सिस्टम था। जिन्होंने इमरजेंसी में साथ दिया, उन्हें अब कुर्सी मिलेगी। खुद प्रणब मुखर्जी ने बाद में माना कि कांग्रेस की इस इनविंसिबल वापसी के असली आर्किटेक्ट संजय गांधी थे। मिड 1980 तक आते आते संजय गांधी इंदिरा गांधी के बिना सवाल उठे उत्तराधिकारी बन चुके थे। उनके बड़े भाई राजीव गांधी का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। वो उस वक्त एयर इंडिया में कमर्शियल पायलट थे और अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि देश का अगला प्रधानमंत्री
सिर्फ एक ही नाम होगा, संजय गांधी। और जैसे लोग फुसफुसाते हुए कहते थे, नेता बनने के लिए कभी कभी वोट नहीं, वक्त और वारिस का नाम काफी होता है। दिल्ली का आसमान उस वक्त बदलते वक्त का गवाह था। संजय गांधी को कार की रफ्तार जितनी पसंद थी, उतनी ही मोहब्बत उन्हें आसमान में उड़ते जहाजों से भी थी। यही जुनून उन्हें रोज दिल्ली फ्लाइंग क्लब ले आता। 21 सितंबर 1980 को वहां एक नया 2 सीटर एयरक्राफ्ट आया, पिट्स S2A। हल्का फुल्का, तेज और एरोबैटिक स्टंट्स के लिए परफेक्ट। संजय गांधी के लिए यह किसी ख्वाब से कम नहीं था। उनका रोज का रूटीन था सुबह क्लब जाना, जहाज उठाना और आसमान में दिल थाम लेने वाले स्टंट करना। 22 सितंबर को वो अपनी पत्नी मेनका गांधी को भी साथ ले गए। जैसे ही प्लेन ने अजीब हरकतें शुरू की, मेनका का दिल बैठ गया। घबराहट से उनकी आंखों में आंसू आ गए। कांपते हुए बोली, संजय प्लीज ये सब मत करो, बहुत रिस्क है, हमें घर चलना चाहिए। घर लौटने के बाद मेनका ने इंदिरा गांधी से आंसू भरी आंखों से कहा, मम्मी इन्हें रोकिए, अगर ये ऐसे ही स्टंट करते रहे तो एक दिन कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन संजय गांधी हंसकर बोले, मेनका, जिंदगी में खतरा उठाए बिना मजा कहां आता है। मुझे उड़ान से प्यार है और ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। और फिर 23 जून 1980 की सुबह वही पिट्स S2A उड़ान भरता है, लेकिन इस बार उड़ान अधूरी रह गई। प्लेन कंट्रोल से बाहर हुआ और रनवे के पास जमीन से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो गया। उस हादसे ने न सिर्फ संजय गांधी और उनके कैप्टन सुभाष सक्सेना की जान ले ली, बल्कि भारतीय राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। संजय गांधी की अचानक मौत ने कांग्रेस को लीडरशिप से खाली कर दिया। मजबूरी में राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा। और फिर इंदिरा गांधी की हत्या, उसके बाद राजीव गांधी की हत्या। इन घटनाओं ने कांग्रेस पार्टी की विरासत पर हमेशा के लिए गहरा निशान छोड़ दिया। सच तो यह है कि संजय गांधी का विजन क्लियर था। उन्हें पता था कि भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं ओवर पॉपुलेशन, अनप्लैन्ड सिटीज और कमजोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लेकिन उनके तरीके बहुत सख्त और गलत थे। उन्हें लगता था कि जबरदस्ती नसबंदी कराकर, स्लम्स तोड़कर और शहरों को अचानक ऑर्गेनाइज करके भारत को बदला जा सकता है, मगर यह असंभव था। अगर वो वक्त लेकर सही मैनेजमेंट और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ आगे बढ़ते तो शायद रिजल्ट्स अलग होते। आज का भारत बताता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, स्लम्स और अनप्लैन्ड सिटीज हर साल और बढ़ रही हैं। जहां हमें डेवलपमेंट की ओर बढ़ना था, वहीं हम पीछे की तरफ खींच रहे हैं। संजय गांधी की जिद और सत्तावादी रवैया उनकी अच्छी खूबियों पर हमेशा भारी पड़ गया, और यही वजह है कि लोग उन्हें अक्सर एक नेगेटिव फिगर की तरह याद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भारतीय राजनीति के सबसे अहम किरदारों में से एक थे। कभी कभी लगता है अगर उस दिन वो हादसा न हुआ होता तो शायद भारत की राजनीति किसी और ही राह पर होती, मगर वक्त ने उनकी कहानी वहीं खत्म कर दी। और आखिर में वही सवाल रह जाता है, क्या हम उन्हें सिर्फ गलतियों से याद करेंगे या उनके विजन को भी समझने की कोशिश करेंगे? कहते हैं कि इंसान मर जाता है, लेकिन उसके फैसलों की गूंज पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। यही है संजय गांधी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और चैनल रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिवीलिंग आइज, जो दिखता है वही सच नहीं होता।